नमस्कार साथियों। मैं गणेश शर्मा एथिका एजुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बात कर रहा था राजस्थान की राजव्यवस्था के संबंध में। राजस्थान की राजव्यवस्था एक किताब है जो एथिका एंटरप्राइजेज के द्वारा प्रकाशित की गई है और जिसके लेखक गणेश शर्मा डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। इस किताब के बारे में हम बता रहे थे कि इस किताब में क्या क्या मटेरियल है, आपको पढ़ना चाहिए, किस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई है, ये सब चीज़ें हमने बताई थी। इसका पहली यूनिट के रूप में हम राज्य सरकार के आधार पर हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 चैप्टर्स पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रास रूट गवर्नमेंट की। देखिए, एक तो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के बाद में तृणमूल सरकार भी राज्य की एक इकाई के रूप में मानी जाती है। तो हम तृणमूल सरकार के रूप में आज पढ़ने जा रहे हैं। ये दूसरी इकाई है हमारी। इस दूसरी इकाई में हमारे पास में 4 टॉपिक्स होंगे जो ग्रास रूट मतलब तृणमूल स्तर पर, नीचे के स्तर पर कामकाज करती है राजस्थान की राजनीति में। तो इसमें सबसे पहला अध्याय के रूप में हम पंचायती राज संस्थाओं को लेंगे। तो पंचायती राज संस्थाएं इसमें है, जिसको हम पीआरआईज कह सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं सामान्य भाषा में। दूसरा हमारा है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय दूसरा अध्याय हमारा है अर्बन लोकल बॉडीज का, जिसको हम यूएलबीज के नाम से जानते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में। तीसरा हमारा इकाई है इसमें सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं, इसको हम कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस और चौथा हमारा अध्याय है इसमें अनुसूची क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये दूसरी इकाई के हमारे 4 अध्याय हैं। 5वें अध्याय के रूप में पंचायत या पीआरआईज है, 6ठी इकाई के रूप में यूएलबीज है, और 7वीं इकाई के रूप में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, और 8वीं इकाई के रूप में शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है। ये 7 चैप्टर्स हमारे सेकेंड यूनिट्स में दिए गए हैं साथियों। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पहले चैप्टर के बारे में, सेकंड इकाई के पहले चैप्टर, और ओवरऑल हम माने कि दूसरी इकाई का 5वां चैप्टर के रूप में हम बात करने जा रहे हैं। तो 5वां चैप्टर की हम बात करें तो इसमें अध्याय 5 की बात करते हैं साथियों। अध्याय 5 है हमारा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं जो किताब है हमारी, उस किताब में हमने क्या क्या भूमिकाएं लिखी, आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और आपको इसमें स्पेसिफिक क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों हमारे जो चौथा चैप्टर है साथियों ये, हाँ, जैसा कि हमारे 3 चैप्टर्स में हम बात कर रहे थे कि हमारी जो इस किताब की विशेषता है, वो विशेषता मुख्यतः 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें हमने उद्देश्य बताए हैं, अध्याय पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। दूसरी विशेषताएं हमने ये बताया है इसमें कि अध्याय के बाद में एक चलते चलते पढ़ ले रे भैया के आधार पर सारांश दिया गया है। तीसरी विशेषता हमारा यह है कि हमने लास्ट ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न तो हर कोई हर जगह मिल जाएंगे उपलब्ध। हमने हमारे स्तर पर जो आगामी परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों को रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पे। चौथी बात ये है हमारी कि वर्णनात्मक प्रश्नों की बात हमने कही गई है। और 5वां ये किया है कि जो राज्य सरकार में अभी नए जिले बने हैं, उन नवीन जिलों के अनुसार विश्लेषण किया गया है। ये हमारी मेन थम्स हैं जिसके बारे में बात करें। और साथ ही हमने इसमें तालिकाएं, स्पेशल बॉक्स, चार्ट, मैप, ग्राफ्स भी इसमें डाले हैं ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो आप तालिकाओं को देखकर आसानी से समझ सके, इस बात को रखा है। तो हम पहले चैप्टर की हम बात करें साथियों, इस पहले चैप्टर में जो अध्याय का उद्देश्य है हमारा, इस अध्याय के उद्देश्य को हमने 4 भागों में बांटा है। जो आप सब लोग जानते हैं कि 4 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं। इन 4 भागों की हम बात करें तो हमने 4 भागों में 4 बातें कही है कि जब आप पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके बारे में जान सकेंगे। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज लेवल तैयार होगा, मतलब आपका तथ्यात्मक ज्ञान की परख होगी। दूसरा हमने बात की अवबोध की बात की है। अवबोध का मतलब यह है कि आप पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगरीय निकायों,
कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और देश के या विदेशों में जो जो भी लोकल बॉडी के स्तर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसे स्तर है उनके बारे में आप समझ सकेंगे। हमारा अवबोध का स्तर है। तीसरा हमारा ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग का मतलब होता है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो समझ अर्जित किया है, इसको समझ भी कह सकते हैं साथियों, हम समझ कह सकते हैं। जो ज्ञान और समझ आपने विकसित की है उसको आप अपने दैनिक जीवन में अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे, इस बात का ये किताब बताएगी कि आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। और चौथी बात है कि आप कौशल, कौशल का मतलब ये होता है कि आप स्किल्ड कहाँ कहाँ होंगे अपने भावी दैनिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। आप इसके बारे में जो सकारात्मक अभिवृत्ति है, एक राइट अप्रोच है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और एक आवश्यक अभिक्षमता है, उसका विकास कर सकेंगे। ये सारी बातें हमने इसमें अध्याय के उद्देश्यों में रखा है साथियों। तो ये हमारे अध्याय के उद्देश्य की बात थी। अध्याय के उद्देश्य के बाद में हम बात करें इसमें अध्याय के उद्देश्य की हमने दूसरी बात हम करें कि इसमें संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं साथियों। संवैधानिक प्रावधान इसमें है और संवैधानिक प्रावधानों में आप सब लोग जानते हैं, हमने कोई भी टॉपिक से स्टार्ट किया है तो उसके संविधान में क्या उल्लेख हुआ है, कानून में क्या उल्लेख हुआ है, कोई उसके नियम क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में जाना है ताकि आप दैनिक जीवन में एक आम नागरिक के नाते आपको बहुत सारे कामकाज पढ़ते होंगे, उन चीज़ों से आप रूबरू हो सके। आप प्रशासनिक या राजनीतिक या शैक्षणिक जीवन में आप जाते हैं तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, आपको डील कैसे करना है पब्लिक के साथ में, ये सब बातों को आप जान सके, इस बातों को हमने रखा है। और संवैधानिक प्रावधानों के आप सब लोग जानते हैं कि हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन ये पास हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। ये 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसमें आपके अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 16 आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं। ये भाग 9 में आपका बताया गया है और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई है जिसको हम 11वीं अनुसूची कहते हैं साथियों, 11वीं अनुसूची कहते हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में उल्लेख है। ये बातें हमने लिखी है। इसके बाद में हम बात करें, इसकी पृष्ठभूमि को हमने बताया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जब हमने पढ़ाते वक्त इसमें ये बताया है कि जो वैदिक सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे रही है। जो आप इतिहास में जो स्थानीय शासन पढ़ते हैं उस स्थानीय शासन को हमने भारतीय राजस्थान की राज व्यवस्था में ऐड करने का प्रयास किया है। पृष्ठभूमि के साथ में हमने इसमें आपको बताया भी है कि 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति बनी, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्थाओं की क्या स्थिति रही है, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। इन सब बातों को हमने इसमें पृष्ठभूमि में रखा है। साथ में हमने इसमें रखा है कि कौन कौन से आयोग और समितियां इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए गठित की गई है। संवैधानिक दर्जा हेतु गठित आयोग व समितियों को हमने इसमें शामिल किया है और इसकी सिफारिशों को हमने इसमें लिखा है। ये जो मुख्यतः 4 समितियां आपको मैं यहां बताना चाहूंगा। पहला तो है आपका बलवंत राय मेहता समिति साथियों। बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करें, बलवंत राय मेहता समिति ये आप 1957 में गठित हुई। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहीं से स्थिति आती है, ये चीजों को हम देखेंगे। दूसरा आपका अशोक मेहता समिति है जो आपका 1977 से 78 तक गठित हुई। तीसरा हम बात करें जीवी के राव समिति जो 1985 में गठित हुई आपकी। और चौथी हम बात करें एलएम सिंघवी समिति, जो 1986 में हुई और इसी की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यही नहीं रुके हम यहाँ साथियों, एक हमने तालिका भी प्रस्तुत की है। इसमें तालिका प्रस्तुत की है तो इसके साथ ही हमने 2 राजस्थान सरकार की वो है, एक तो गिरधारी लाल
गिरधारी लाल व्यास समिति जो पंचायतों को सशक्त करने के लिए 1973 में गठित की गई, उसको हमने रखा है। दूसरी हमारी समिति का नाम है सादिक अली समिति, जो एम्पावर्ड करने के लिए थी इसको, जो 1963 की समिति है। ये दो समितियों को हमने रखा है। साथ में एक तालिका हमने प्रस्तुत की है। तालिका ये की है कि पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे समितियां, कार्यदल, कार्यबल गठित किए गए, इनको एक हमने तालिका के रूप में स्पष्ट किया है इसमें। यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग किताब है ये, जो आपको जबरदस्त आनंद आएगा आपको। इसके अलावा हम बात करें इसमें 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, कि हम सीधा 73वें संविधान संशोधन पर आते हैं साथियों। 73वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति को हम देखें। संशोधन में जो 16 प्रावधान किए गए हैं, इनको बिल्कुल कानूनी फ्रेमवर्क के साथ में पंचायती राज कानून जो 1994 का है हमारा, उसके साथ में ऐड ऑन किया है हमने। और इसके अलावा जो हमारा परिशिष्ट में आप जाओगे तो पंचायती राज कानून की बहुत सारी धाराओं को भी हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि आजकल पंचायती राज कानून की धाराएं, उनके अध्याय भी पूछे जाने लगे हैं साथियों। उसके जो 5 अध्याय हैं हमारे और जो धाराएं हैं, उन धाराओं को इसमें शामिल किया है कि ग्राम सभा की बैठक कब की जाती है, किस तरह की जाती है। इस संवैधानिक प्रावधानों में स्पेशली फोकस तो पूरे के पूरे संविधानों पर ही है, लेकिन बिल्कुल सरल ढंग से हमने प्रस्तुत किया है ग्राम सभा को, हमने प्रस्तुत किया है पंचायतों के गठन को, गठन एवं संरचना को। हमने इसमें आपको बताया है आरक्षण व्यवस्था को, कि आरक्षण कैसे लागू होता है। हमने एक निर्धारित में चुनाव सिस्टम को बताया कि चुनाव निर्धारित अवधि में चुनाव हो, अवधि में चुनाव, ये बताया। साथ ही हमने इसमें 4 जो प्रावधान किए हैं बड़े बड़े, उनको बताया है। पहली बात तो ये है कि वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की है हमने राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात की है, आयोग के बारे में बात की है, और हमने इसमें पंचायतों के शक्तियों के बारे में बात की है, कि शक्तियों के बारे में हमने बात की है। इसके अलावा हमने कोशिश की, एक तालिका स्पेशली आपको बनाया है। तालिका में क्या रखा है? तालिका में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को एक स्पेशल तालिका में प्रस्तुत कर दिया है, कि आपको ये जो 16 आर्टिकल्स में जो बातें लिखी गई है, उसको हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था में बताया है, जिसको हम आप ग्राम पंचायत कह सकते हैं, पंचायत समिति कह सकते हैं, और जिला परिषद कह सकते हैं। इनको हमने प्रदर्शित किया। साथ में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की एक तालिका और बनाई है, इस तालिका में हमने त्रिस्तरीय आय के स्रोत बताए हैं साथियों। आय के स्रोत, कि ग्राम पंचायतों की आय के क्या स्रोत हैं, पंचायत समिति की आय के क्या स्रोत हैं, जिला परिषद की आय के क्या स्रोत हैं, इन चीजों को हमने इसमें रखा है। तो ये संवैधानिक संशोधन की बात है, और एक 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के साथ में हमने इसको प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों के बाद भी पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, और उनके समाधान क्या है, संभावित समाधान क्या है, एवं संभावित समाधान को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। 3 चुनौतियों को हमने रेखांकित किया है साथियों। इसमें पहली चुनौती तो हमारी कार्यात्मक चुनौतियां हैं। कार्यात्मक चुनौतियों को बेसिकली यह है कि संविधान में कौन कौन से अनिवार्य कार्य हैं, कौन कौन से ऑप्शनल कार्य हैं जो राज्यों को सौंपे गए हैं, राज्य ने किनको नहीं सौंपे, सौंपने के बाद में क्या स्थिति रही, इनको एम्पावर्ड क्यों नहीं किया गया। दूसरी हमारी प्रशासनिक चुनौतियां हैं साथियों। प्रशासनिक चुनौतियों की हम बात करें कि यूं तो पंचायती राज संस्थाओं को हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी या ग्रास रूट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आधार मान लिया, लेकिन आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की दृष्टि से देखें तो राज्य सरकार के कारिंदे, राज्य सरकार के कार्मिक, राज्य सरकार के कर्मचारी वृंद इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौती। सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में जाति व्यवस्था है, आपके अशिक्षा है, पर्दा प्रथा है, और सरपंच पति की अवधारणा है। इन सब चीज़ों को हमने बताया, और साथ में समाधान भी हमने इसमें प्रस्तुत किया है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें चुनौती और संभावित समाधान के बाद अध्याय सार दिया गया है साथियों।
अध्याय सार का मतलब यह है कि जो आपने अभी तक के जो विश्लेषण पढ़ा, जो तालिकाएं पढ़ी, उनको आप 15-20 बिंदुओं में पूरा का पूरा अध्याय चलते चलते पढ़ ले रहे भैया के आधार पर। क्या है, जब आप एग्जाम्स में जाएं तो इसको पढ़ लीजिए। फिर हमने बात की है साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैचिंग वाले प्रश्नों की भरमार है। इसमें मैचिंग वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, MATCH, मैचिंग वाले। इसमें आपके सही युग्म, सही गलत युग्म वाले आपको मिलेंगे, सही गलत कथन वाले इसमें आपको मिलेंगे, इसमें चुनाव विकल्प वाले इसमें मिलेंगे, और कथन कारण वाले प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। ये सारे आयामों से हमने इसमें शामिल किया है। और साथ में एक वर्णनात्मक प्रश्नों की लिस्ट भी हमने बनाई है साथियों। वर्णनात्मक प्रश्नों की स्थिति हम देखें। वर्णनात्मक प्रश्नों को आप यदि RS देते हैं, IS देते हैं, आप यदि BA कर रहे हैं, आप MA कर रहे हैं, और MA में पंचायती राज संस्थाओं का कोई टॉपिक है, तो ये यहां से नहीं छूटेगा। इसमें हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को रखा है, हमने इसमें लघुत्तर प्रश्नों को रखा है, हमने इसमें निबंधात्मक प्रश्नों को रखा है। और ये ऐसे प्रश्न यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये था हमारा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में जो हमारी किताब है, उस किताब में किस रूप से फ्रेम किया गया है। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जब आप किताब लेकर आए, और किताब लेकर आने से पहले हमारा वीडियो देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें पढ़ाई किस आधार पर करनी है। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा एथिक एजुटेक। धन्यवाद।